नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 सितंबर 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो, इट्स PDF with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs course in English. दोस्तों, यदि आपने MPN Academy का टेलीग्राम का पब्लिक पेज नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत जाके अभी ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए MPN Academy टेलीग्राम पर, आपको इस प्रकार से लोगो दिख जाएगा, वहां ज्वाइन कीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी। जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होती है MPN Academy की तरफ से जारी, इसकी PDF भी फ्री में आपको वहां पर मिलेगी। टाइम टेबल मिलेगा, बुक लिस्ट मिलेगी और बहुत कुछ। और गोल्डन और डायमंड टेस्ट सीरीज के टॉपर्स के रिजल्ट इसी टेलीग्राम पेज पर अनाउंस किए जाते हैं और हमारे कंटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो इस पेज को जरूर ही ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक विक्रांत का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। INS विक्रांत को 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कोच्चि में कमीशन किया गया। इस युद्धपोत का निर्माण 20,000 करोड़ रुपये से अधिक से किया गया है। इस पर विमान लैंडिंग परीक्षण नवंबर में शुरू होगा और 2023 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। यह कैरियर 2023 के अंत तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। इसे स्वदेशी विमान वाहक 1 यानी IAC-1 के रूप में भी जाना जाता है। यह युद्धपोत लंबाई में देखेंगे तो इसकी लंबाई है 262 मीटर, चौड़ाई में देखेंगे तो चौड़ाई है 62 मीटर और ऊंचाई देखेंगे तो ऊंचाई है 59 मीटर। इसका निर्माण कार्य 2009 में शुरू हुआ था। बहुस्तरीय सामरिक और कमान युद्धाभ्यास वोस्तोक 2022 किस देश में शुरू हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूस में। इस युद्धाभ्यास का आयोजन रूस के पूर्वी सैन्य डिस्ट्रिक्ट के प्रशिक्षण संस्थान में 1 से लेकर 7 सितंबर तक किया गया। भारतीय सैन्य दल में 7 और 8 गोरखा राइफल्स के सैनिक शामिल थे। इस सैन्य अभ्यास में भारत के अलावा चीन, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया और पूर्व सोवियत संघ के कई देशों ने हिस्सा लिया। वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एनाबेले एम रेसन। कनाडा की इस छात्रा को हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन यानी हार्मफुल अलगी ब्लूम्स के उपचार और रोकथाम के तरीके पर इनके शोध के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन यानी हार्मफुल अलगी ब्लूम्स शैवालों की अनियंत्रित वृद्धि को संदर्भित करता है, जिसमें जीवों जैसे मछली, सीप, समुद्री स्तनधारियों और पक्षियों पर विषाक्त या हानिकारक प्रभाव पैदा होता है। स्टॉकहोम जूनियर वाटर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जहां 15 से 20 वर्ष की आयु के छात्र प्रमुख जल चुनौतियों का समाधान करते हैं। क्वीन एलिजाबेथ ने किस पार्टी की नेता लिज ट्रस को ब्रिटेन की 56वीं प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कंजर्वेटिव पार्टी। 6 सितंबर को स्कॉटलैंड के बालमोरल कासल में क्वीन एलिजाबेथ ने इन्हें पद की शपथ दिलाई। आमतौर पर यह कार्यक्रम लंदन के बकिंघम पैलेस में होता है, लेकिन 96 साल की क्वीन की हालत खराब थी और सेहत के चलते हुए यात्रा नहीं कर पा रही थी। पूर्व विदेश मंत्री लिज ट्रस ने अपने प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक को 57% मतों से हराया। लिज ट्रस को 57% वोट मिले हैं, जबकि ऋषि सुनक को 43% वोट मिले। लिज ट्रस टेरेसा मे और मार्गरेट थैचर के बाद ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। ध्यान में रखिएगा कि टेरेसा मे और मार्गरेट थैचर भी इसी कंजर्वेटिव पार्टी से थीं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के वर्ष 2022 के पुरस्कार के प्रस्ताव को किस भारतीय ने ठुकरा दिया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, के शैलजा। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी केंद्रीय समिति की सदस्य के शैलजा को केरल में निपा वायरस और कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक सेवा और सामुदायिक नेतृत्व के लिए इन्हें सम्मानित करना चाहता था, लेकिन इन्होंने इसे एक सामूहिक प्रयास बताकर व्यक्तिगत रूप से इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया।
इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल शांति पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। दोस्तों, आप में से जिन लोगों को एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले ये जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी का पीडीएफ ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, आइए आपको पिछले 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस दिखाते हैं एमपीएन एकेडमी की। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम हुई थी। 42 प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित और 36 प्रश्न टैली हुए हैं। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। 2021 में बीपीएससी का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, तो हमने बिहार एसआई पीटी एग्जाम जो सबसे नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम होता है उसे कंसीडर किया है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके कुल 36 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 31। परफॉर्मेंस रहा है 86.11%। 2022 में 3 एग्जाम्स हुए हैं। सबसे पहले 8 मई 2022 को हुआ था 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा, जो कि पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो गया था। तो उसमें कुल 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और 26 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.67%। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम हुआ है एक सप्ताह के बाद 15 मई 2022 को बीपीएससी सीडीपीओ की पीटी परीक्षा। उसमें कुल 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और 30 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। और 30 सितंबर 2022 को हाल ही में एग्जाम हुआ है 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक री परीक्षा 2022। प्रश्न टैली हुआ है 33, पूछे गए थे कुल 39, तो लगभग 85% टैली हुआ है। दोस्तों, इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न और कहां से टैली हुआ है प्रश्न एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से, सभी की जानकारी आपको एमपीएन एकेडमी के इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उम्मीद है आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया ही होगा, तो उस पर भी ये सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आप एग्जाम्स देने वाले हैं फ्यूचर में बीपीएससी के, तो ये प्रश्न आपको जरूर देखने चाहिए। इससे पता चलेगा कि बीपीएससी में किस प्रकार से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप एमपीएन एकेडमी पीडीएफ का इस्तेमाल इस करंट अफेयर्स सेक्शन को क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या मिलेगा इसमें आपको। तो 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग दिया गया है। साल भर के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। कैसे करेंगे इसे आप, आइए एक एक करके देखते हैं। 4 प्रकार के कंटेंट आपको मिलेंगे। एक तो वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, इसमें कुल 50 पीडीएफ रहेंगे साल भर में। एक पीडीएफ को आपको रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो एमसीक्यूज पोर्शन है उसे रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट्स का अप्रॉक्स समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। थर्ड टाइप का कंटेंट रहेगा बिहार मंथली करंट अफेयर्स। कुल 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक यूनियन बजट और एक इकोनॉमिक सर्वे। कुल 30 मिनट का समय लगेगा एक पीडीएफ को रिवाइज करने में। इस प्रकार से 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर पाएंगे। तो तीनों समय को जोड़ देंगे तो 18 घंटे में आप पूरे साल भर के कंटेंट को सिस्टमेटिकली रिवाइज कर पाएंगे। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका रिवीजन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके लिए हमने इसमें ऐड किया है इस बार गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज। 12 महीने का 12 टेस्ट होगा मंथ वाइज, उसके बाद 3 महीने के बाद एक टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से साल भर में कुल 4 हो जाएंगे ट्राई मंथली टेस्ट। हाफ ईयरली टेस्ट 2 होगा 6 महीने में एक बार, उसके बाद लास्ट में 1 ईयरली टेस्ट। ये ऐप बेस्ड टेस्ट है, आपको रियल एग्जामिनेशन हॉल जैसा अनुभव प्राप्त होगा। आपको तुरंत रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स का तो कोई जोड़ मार्केट में है ही नहीं। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इस बार हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन के कंटेंट मिलेंगे। कुल मिला के 25 टेस्ट सीरीज है इसमें, और एक टेस्ट सीरीज में 120 क्वेश्चंस होंगे। कुल मिलाकर के 3000 सबसे अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ मिलेंगे आपको। तो 120 प्रश्न जो होंगे उसमें सेक्शन वाइज किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस, साइंस से 30 क्वेश्चंस, बिहार जीके से 20 क्वेश्चंस, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 10 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चंस, मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है बिल्कुल उसी हिसाब से स्टैटिक का ये क्वेश्चंस मिलेगा। और एक सेट को जो 120 का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय मिलेगा।
तुरंत आप रिजल्ट इसमें देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आइए अब जानते हैं कि ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने एम्पियन एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एम्पियन एकेडमी सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको इस प्रकार से एम्पियन एकेडमी का लोगो दिखेगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में भी एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही ऐप को इंस्टॉल करेंगे आप वहाँ पर चले जाएंगे आप स्टोर सेक्शन में, नीचे स्टोर सेक्शन मिलेगा ऐप के। वहाँ पर जाने के बाद आप कोर्स चुनें। 2 प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं, एक 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स और एक डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग कोर्स उपलब्ध है। ध्यान से कोर्स का लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। हिंदी का कोर्स हिंदी में लिखा रहेगा और इंग्लिश का इंग्लिश में। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर पेमेंट का लिंक नीचे मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी सामग्री आपको प्रोवाइड की जा रही है। पेमेंट करते ही आपको कंटेंट सेक्शन में सारी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। 2022 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4। ये 4 कौन कौन से हैं? गैरी बेनचेघिव, ये फ्रांसीसी हैं जो बाली इंडोनेशिया में नदी में समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के मिशन पर हैं। दूसरे हैं दाशी हटोरी, ये जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ और समाजसेवी हैं जिन्होंने वियतनाम में मुफ्त नेत्र शल्य चिकित्सा प्रदान करने में अपना समय और संसाधन लगाया है। तीसरे हैं सोथियारा छिम, ये कंबोडियाई मनोचिकित्सक और मानसिक स्वास्थ्य अधिवक्ता हैं जो अपने देशवासियों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधित रोगों का इलाज कर रहे हैं। और चौथे हैं बर्नाडेट जे मैड्रिड, ये फिलिपिनो बाल रोग विशेषज्ञ हैं जो बाल संरक्षण के अधिकार के लिए कार्य कर रही हैं। 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी प्रतिशत रही? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 13.5%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से लेकर जून 2022 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 36.85 लाख करोड़ रुपए के रहने का अनुमान लगाया है, जो 2021-22 की पहली तिमाही में कितना था? 32.46 लाख करोड़। तो पहली तिमाही 2021-22 के 20.1% की तुलना में इस बार वृद्धि कितनी हुई है? 13.5%। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के इतिहास में 3500 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने हांगकांग के खिलाफ खेलते हुए वर्तमान में चल रहे एशिया कप 2022 के दौरान यह मुकाम हासिल किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रनों के मामले में वर्तमान में विराट कोहली दूसरे स्थान पर और न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल तीसरे स्थान पर हैं। भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 45वीं वार्षिक बैठक में गुजरात के हजीरा में कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की योजना की घोषणा की है। एक्रिलोनिट्राइल फीडस्टॉक पर आधारित संयंत्रों की क्षमता 20,000 मैट्रिक टन पर एनम होगी। कार्बन फाइबर एक नए दौर का पदार्थ है जिसका उद्योग और ऑटोमोटिव क्षेत्र में कई उपयोगिता है। रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान विभिन्न पशुधन खेती गतिविधियों के माध्यम से एक अस्थायी आजीविका अर्जित करें। सुअर पालन योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा पोर्क आपूर्ति की कमी को दूर करने की योजना बनाई गई है। भारत वर्तमान में अर्थव्यवस्था के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5वें स्थान पर। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके साथ ही यूनाइटेड किंगडम 6ठे स्थान पर खिसक गया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी डॉलर में की गई गणना के अनुसार भारत ने 2021 की आखिरी तिमाही में यूके को पीछे छोड़ा है। यह दूसरी बार है जब भारत ने अर्थव्यवस्था के मामले में यूके को पीछे छोड़ा है। IMF के द्वारा जारी आंकड़ों और मार्च तिमाही के अंत में डॉलर के एक्सचेंज रेट के आधार पर ब्लूमबर्ग ने जानकारी दी है कि नॉमिनल कैश में भारतीय अर्थव्यवस्था का साइज 854.7 अरब डॉलर था।
इसी अवधि में इसी आधार पर यूके की अर्थव्यवस्था का आकार 816 अरब डॉलर था। भारत अब अर्थव्यवस्था के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद 5वें स्थान पर है। घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ के येल्लापुर क्षेत्र में केकड़े की इस नई प्रजाति की खोज की गई है। द्विवर्ण भारत में पाए जाने वाली 75वीं केकड़ा प्रजाति है और इसकी खोज वन्य जीव के प्रेमी और फोटोग्राफर गोपाल कृष्ण हेगड़े और वन रक्षक परशुराम भजंत्री ने की थी। विश्व का पहला ऐसा देश कौन बन गया है जिसने कोविड-19 वैक्सीन के लिए पहले सुई मुक्त टीके को मंजूरी दी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन सांस के माध्यम से कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। इस वैक्सीन को तियानजिन स्थित कैंसिनो बायोलॉजिकल इंक द्वारा बनाया गया है। इस वैक्सीन को सूंघ कर कोरोना से बचाव किया जा सकता है। पहले संस्करण का मार्च 2020 में इसका ह्यूमन ट्रायल किया गया था और फरवरी 2021 में इसे चीन के साथ ही मैक्सिको, पाकिस्तान, मलेशिया और हंगरी में इस्तेमाल किया गया है। कैंसिनो का दावा है कि सूंघने वाली वैक्सीन सेलुलर प्रतिरक्षा को बढ़ाती है। प्रधानमंत्री लिज ट्रस द्वारा यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुएला ब्रेवरमैन। भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को लंदन में एक समारोह के दौरान पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। 42 साल की सुएला को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने कैबिनेट में शामिल किया था। सुएला एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और बैरिस्टर है जिन्होंने 2020 से 2022 तक इंग्लैंड और वेल्स के लिए अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य किया। इनकी मां एक हिंदू तमिल और पिता क्रिस्टी फर्नांडिस गोवा मूल के हैं। हाल ही में घोषित पीएम श्री योजना का संबंध किससे है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री योजना के तहत केंद्र, राज्य, संघ शासित राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित चुनिंदा मौजूदा 14,500 से अधिक स्कूलों को विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत विद्यालयों में समान, समावेशी और खुशहाल वातावरण और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित होगी। भारत की पहली सुई मुक्त इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन, जो कि नाक से दिया जाने वाला टीका है, को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत बायोटेक। भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने भारत बायोटेक के इस नेजल वैक्सीन को अनुमोदित किया है, जो आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए 18 वर्ष या इससे अधिक आयु में कोविड-19 के खिलाफ प्राथमिक टीकाकरण के लिए लॉन्च किया गया है। इस टीके को हैदराबाद स्थित फार्मेसी फर्म भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। किस राज्य में स्थित नीलांबुर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। भारतीय शहर नीलांबुर और त्रिशूर दोनों केरल से और वारंगल तेलंगाना से को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है और यह इस नेटवर्क में शामिल होने वाले देश का पहला 3 शहर है। भारत सहित विश्व के 44 देशों के 77 शहरों को वर्ष 2022 में इस सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिटीज की इस सूची में इस बार यूक्रेन की राजधानी कीव, दक्षिण अफ्रीका का शहर डरबन और UAE के शहर शारजा को शामिल किया गया है। अब तक इस सूची में 76 देशों के 294 शहर शामिल हो चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा नामक कार्यक्रम की शुरुआत किस भारतीय राजनेता द्वारा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा कुल 12 राज्यों का दौरा करेगी। यह पदयात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी तमिलनाडु से शुरू हुई और यह यात्रा जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। भारत जोड़ो यात्रा लगभग 150 दिनों तक संचालित की जाएगी और इस दौरान 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। किस कंपनी के पूर्व प्रमुख साइरस मिस्त्री का महाराष्ट्र के पालघर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर एक कार दुर्घटना में निधन हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टाटा सन्स। साइरस मिस्त्री के दादा ने पहली बार 1930 के दशक में टाटा सन्स में शेयर खरीदा था, जो आगे बढ़ते हुए मिस्त्री के पिता
पालोंजी से होते हुए इनको मिली थी। 38 वर्ष की उम्र में यह टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हुए थे। बाद में वह टाटा पावर के डायरेक्टर भी बने। जब 2012 में टाटा सन्स के अध्यक्ष रतन टाटा 75 वर्ष की उम्र में रिटायर हुए तो साइरस मिस्त्री को चयन समिति द्वारा अगला चेयरपर्सन चुना गया। इसके बाद रतन टाटा के साथ इनके रिश्ते धीरे धीरे बिगड़ने शुरू हो गए। 24 अक्टूबर 2016 को साइरस को बिना किसी नोटिस के औपचारिक रूप से अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। देखिए कितनी खतरनाक ये कार एक्सीडेंट हुई थी। इन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था। किस राज्य में देश के पहले जैव गांवों यानी बायो विलेजेस को मान्यता दी गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा ने इस उपलब्धि को साझा करते हुए कहा कि जैव गांवों को एक अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा मान्यता दी गई है। ये गांव देश के पहले संशोधित बायो विलेज हैं जहां पर पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। इन गांवों में कृषि और कृषि संबंधित कार्यों में जैविक उर्वरक का ही उपयोग किया जा रहा है। त्रिपुरा में पहले ही 10 गांवों में जैव गांव 2.0 के मानक घटकों को लागू किया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट से प्रत्येक परिवार को लगभग 5500 रुपये का प्रति माह लाभ होगा। सिपाहिलजा जिले के चरीलम निर्वाचन क्षेत्र के दसपारा गांव को पहला जैव ग्राम के रूप में स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा देहरादून में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत 8 से लेकर 14 वर्ष के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रति माह 1500 रुपये की खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। छात्रवृत्ति देने के लिए प्रदेश में 3900 प्रतिभावान छात्रों का चयन हुआ है, जिसमें से प्रत्येक जिले से 150 बालक और 150 बालिकाओं को चयन करके शामिल किया गया है। भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किए जाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। हानले लद्दाख में डार्क रिजर्व की स्थापना हेतु केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लेह और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के बीच 3 तरफा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है जो दूरबीनों का उपयोग और रखरखाव करता है। डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसे स्थान को दिया गया नाम है जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियां हैं कि किसी भूमि या क्षेत्र के एक पथ में न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश बाधाएं होती है। विद्यार्थियों को चिकित्सा और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। लद्दाख में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने कारगिल में भी इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। पिछले वर्ष लेह में इस योजना की सफलतापूर्वक शुरुआत की गई थी। विशेष रूप से कारगिल में रहने वाली लड़कियों को पूर्णकालिक आवासीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा राष्ट्रीय एकता और शैक्षणिक विकास संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर सरकारी रेलवे संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से कितने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान 6 सितंबर को इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और इसका आदान प्रदान किया गया। तो ये दोनों समझौते कौन कौन से हैं? पहला है भारतीय रेलवे के प्रशिक्षण संस्थान में बांग्लादेश रेलवे कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संबंधित समझौता ज्ञापन, और दूसरा है बांग्लादेश रेलवे के लिए आईटी प्रणाली और अन्य आईटी अनुप्रयोगों में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7। इसमें शामिल है सीमा पार से कुशियारी नदी से जल की निकासी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग, माल ढुलाई जैसे क्षेत्रों में रेलवे द्वारा उपयोग की जाने वाली सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों पर सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग, भारत में बांग्लादेश रेल कर्मियों और बांग्लादेशी न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण, प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के मध्य प्रसारण में सहयोग। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि 54 नदियां दोनों देशों की सीमा से होकर गुजरती हैं। भारत ताइवान पार्टनरशिप के तहत सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी रिसर्च लैब का उद्घाटन किस यूनिवर्सिटी के कैंपस में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चितकारा विश्वविद्यालय। संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्य 11 की उपलब्धि की दिशा में काम करते हुए जो सस्टेनेबल सिटीज एंड
कम्युनिटीज़ है, चितकारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है, ध्यान में रखिएगा। नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल और नेशनल चुंगचैंग यूनिवर्सिटी ऑफ ताइवान के समर्थन से एक सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी रिसर्च लैब की स्थापना की है। प्रयोगशाला को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों के साथ साथ साइट पर परिनियोजन दोनों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से 4 साल की परियोजना के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया है। G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क कार्यक्रम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। इस कार्यक्रम का आयोजन 2 से 4 सितंबर के मध्य बाली इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। इस वर्ष इस कार्यक्रम का थीम क्या था? द राइज ऑफ डिजिटल इकोनॉमी पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी एंड बियॉन्ड। नेस्कॉम द्वारा समर्थित तेलंगाना AI मिशन के 4 स्टार्टअप्स कौन कौन से? आरफिकस, एडुबुक, यूनिमार्ट और माया MD को G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क में भारत का प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। ये सभी तेलंगाना सरकार के रेवक प्रोग्राम द्वारा समर्थित हैं। 68वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल में। 4 सितंबर को अल्लापुझा जिले के पुन्नमदा झील में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताएं 9 श्रेणियों में आयोजित की जाती है। तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो वर्ष 1952 में प्रथम प्रतिस्पर्धा नौका दौड़ के मुख्य अतिथि बने थे, इसके बाद से विजेता को ट्रॉफी जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी कहे जाने लगी। प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने के दूसरे शनिवार को आयोजित होने वाली यह नौका दौड़ दुनिया की सभी नौका दौड़ों में सबसे लोकप्रिय है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा नेपाल सरकार के जनरल के मानद पद से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मनोज पांडे। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नेपाल पहुंचे थे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने अपने आधिकारिक निवास शीतल निवास में एक विशेष समारोह में जनरल पांडे को मानद उपाधि से सम्मानित किया। यह परंपरा 1950 में शुरू हुई थी। पिछले साल नवंबर में नेपाली सेना के प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को भारतीय सेना का मानद जनरल बनाया गया था। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF और इस वीडियो लेक्चर का इंग्लिश एडिशन और साथ में इंग्लिश में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आपको MPN अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, MPN अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। किस देश में आयोजित 7वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के पूर्ण सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूस में। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो रूस के सुदूर पूर्व में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष व्लादिवोस्तोक रूस में आयोजित किया जाता है। यह फोरम 2015 से सितंबर में आयोजित किया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति और जापान के प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत से ही इस फोरम में भाग लिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन विवाद बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।